एक लहमा फिक्रिया है कि ये कंपनियां क्यों बंद हो रही हैं। पाकिस्तान में अच्छा प्रॉफिट, बड़ी मार्केट है। पॉलिसीज के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं आती, एक्शन के साथ आती है। तो लास्ट 2 ईयर्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आई है वो आई है रियल एस्टेट के ऊपर, जिस पे बहुत सारे लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, गवर्नमेंट के साथ अपील भी की है, रिक्वेस्ट भी की है कि इन टैक्सेस को रिड्यूस किया जाए। आप आज सिस्टम्स को सही कर दे, हैरेसमेंट ख़त्म हो जाए। जो अंडर द लॉ 15 दिन में सेल टैक्स एग्जम्पशन मिलना है, जो ऑफिसर गलत केसेस बनाता है उसको टर्मिनेट करे। पाकिस्तान में हर शख्स चाहेगा टैक्स रिड्यूस। पाकिस्तानी मईशत में उतार चढ़ाव के इम्कानात हमेशा से मौजूद रहे हैं और गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से मुल्क की मईशत वो इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकी जिसका दावा हर हुकूमत करती रही है। IMF के साथ कर्ज की इकसात का मामला हो या मुल्क के अंदर टैक्सों के निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा, सियासी अदम इस्तेहकाम और आलमी सतह पर पैदा होने वाले इक्तसादी बहरान, ये सब अवामिल मिलकर पाकिस्तान की मईशत पर गहरा असर डालते हैं। हम इन्वेस्टिगेट्स ने गुज़िश्ता 5 बरसों में पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत-ए-हाल, मुआशी उतार चढ़ाव और ख़ास तौर पर मुल्क की इंडस्ट्री की मौजूदा हालत और मुस्तकबिल के इम्कानात पर एक तहकीक की है। अगर हम माजी करीब में झांक कर देखें तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं। 2022 में उस वक्त के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने इकनॉमिक सर्वे पेश किया, जिसमें पाकिस्तान की मुआशी शरह-नमू 6% बताई गई। 2023 के माली साल में अचानक ये शरह नमू गिरकर 0.3% रह गई। 2024 के माली साल में बताया गया कि शरह नमू 2.5% है। 30 जून 2025 को खत्म होने वाले माली साल में ये शरह नमू या इकनॉमिक ग्रोथ 3% के करीब है। माली साल 2022 के इख्तिताम तक पाकिस्तान की बरामदात तकरीबन 32 अरब डॉलर थीं, जो हैरानकुन तौर पर जून 2025 तक वहीं खड़ी थीं, यानी उनमें कोई इजाफा नहीं हुआ। इन्वेस्टर बहुत स्मार्ट माइंडेड होता है। दे गो टू द टेरिटरी, दे गो टू द जुरिस्डिक्शन जहाँ पर उसको वैल्यू फॉर हिज एफर्ट एंड वैल्यू फॉर हिज मनी हो। आपके यहाँ ये है कि अप टिल नाउ विद ऑल दिस अनाउंसमेंट एंड पॉलिसीज़ we are unable to create that conducive investment environment, that comfort zone, that level playing field that attract the investor to stay. Overnight policy inconsistency, पॉलिसी बदल जाती हैं। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, एक आदमी ने 10 साल से प्रोजेक्ट बना के आया है आपके पास, ओवरनाइट आप उसकी पॉलिसी, आप अपनी पॉलिसी चेंज कर देते हैं। ही केम कि वो उस पॉलिसी पर डिपेंड करता हुआ आया है, पॉलिसी चेंज हो गई है। वेयर इज़ हिज रिटर्न, वेयर इज़ हिज इन्वेस्टमेंट गॉन। पाकिस्तान में सनती पैदावार की तरक्की की शरह क्यों 1.5% से आगे नहीं बढ़ पा रही और गुज़िश्ता 3 बरसों में माहौलियाती तब्दीली, बारिशों और सैलाब की वजह से न सिर्फ ज़री शुबा मुतासिर हुआ है बल्कि सनती तरक्की को भी रुकावटों का सामना है और सनतें बंद होने से बेरोजगारी और गुर्बत में भी इजाफा हुआ है। वो कौन सी बीमारी है जो हर थोड़े अरसे के बाद हमारी सनत को लाहक हो जाती है और दुनिया जो मुआशी तौर पर तरक्की कर रही है, हम उसके बरक्स तनज़ली का शिकार हैं। ताज़ा तरीन आदादोशुमार बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं और जहां पिछले 3 बरसों में 18 इंटरनेशनल कंपनियों ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद या महदूद किया है, वहां ऐसे कवायद भी हमारे सामने आते हैं कि 86 इंटरनेशनल कंपनियों ने पाकिस्तान में कारोबार के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है। ये एक लहमा फिक्रिया है कि ये कंपनियां क्यों बंद हो रही हैं। ये वो कंपनियां हैं जो बहुत अरसे से पाकिस्तान में काम कर रही थी और उसमें एक प्रोटेक्टर गैम्बल PNG जिसको कहते हैं 1991 से पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई कर रही थी और उसके बड़े मशहूर प्रोडक्ट थे जो देख के हम बड़े हुए हैं।
उस कंपनी का बंद होने ने एक भूचाल पैदा कर दिया। तो फिर तफसील जब आई है तो 12 कंपनियां टोटल जो हैं वो बंद हुई हैं। उसमें टेलीनॉर है, सनफी है, टोटल एनर्जी है, बायर्स है, इली लिली है, और उसमें माइक्रोसॉफ्ट बंद हुई है। शेल कंपनी थी एक बहुत बड़ी पेट्रोलियम की, वो बंद हुई। यामाहा मोटरसाइकिल थी, वो बंद हुई है। फाइज़र की फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, वो बंद हुई है। पाकिस्तान में अच्छा प्रॉफिट, बड़ी मार्केट है, और उनको एक अरसे से यहाँ पे काम करने का तजर्बा है। तो ये आखिर कंपनियाँ अब क्यों बंद करके जा रही हैं? सबसे बड़ी वजह जो है वो बिजली और गैस की कीमतें। बिजली की कीमतें और गैस की कीमतें, जब चाहे सर्कुलर डेट को कम करना हो तो उस पर सरचार्ज लगा देते हैं, या किसी और मद में उसको कम करना होता है तो टैरिफ बढ़ा देते हैं, और वो टैरिफ बढ़ते बढ़ते आज गैर मुकाबलती हो गया है। जब कंपनीज अफोर्ड नहीं कर सकती, दे हैव टू डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट करने के बाद ज़्यादा कंपनीज क्लोज होंगी, चाहे वो छोटे मैन्युफैक्चरर्स थे या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स थे। तो ये इनएविटेबल है। एक तो ये इसका पहलू है। फाइनली अगेन मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्रेडिट देता हूँ कि हम 22% से लेके ऑल द वे 11% पे लेके आ गए। तो अभी भी कुछ हद तक वो स्टेबल हुआ है, लेकिन फिर भी एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट अगर देखी जाए बाकी मुल्कों से तो 7% पे 8% पे हो तो आइडियल है। लेकिन जब तक वो नहीं होता पहले से तो बहुत बेहतर है। तो एटलीस्ट जिन लोगों ने आज लोन लेना है वो फिर भी इसको सस्टेन कर सकते हैं। कॉस्ट फिर भी ज़्यादा है लेकिन सस्टेन कर सकते हैं। 24% पे कोई भी सस्टेन नहीं कर सकता। कोई बिजनेस मॉडल नहीं है जो 22 से 24% पे सस्टेन करे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बिजनेस कोलैप्स कर गए। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो आज आपकी जो टेक्सटाइल है वो इतनी कंपेटिटिव है कि टर्की जैसा मुल्क जो ग्रो कर रहा है टेक्सटाइल के ऊपर, वो अच्छी ब्रांड्स हैं, जैसे डिफैक्टो उनका एक बहुत अच्छा ब्रांड है। बहुत अच्छे ब्रांड्स पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में आकर उन्होंने कहा कि हम यहाँ लोकल ब्रांड के साथ कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी प्राइसिंग बहुत कंपेटिटिव है। आपके जो लोकल ब्रांड्स हैं यहाँ पाकिस्तान में, आप देखें 100+ आउटलेट्स हैं उनकी प्राइसिंग उनसे बहुत मुनासिब है, क्योंकि लोकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो लोकल प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं? सस्ते, क्योंकि स्पेशल इकनॉमिक जोन में उनके पास जगह है। हमारे पास 22 से 23 स्पेशल इकनॉमिक जोन है जहाँ पे आपको लैंड की कॉस्ट कम है, जहाँ पे आपको टैक्स इंसेंटिव्स हैं, ड्यूटी इंसेंटिव्स हैं, एंड देन द यूटिलिटी कॉस्ट। जो ग्लोबल कंपनियाँ छोड़ के चली गई हैं और जो लोकल चली गई हैं उनमें तो वही चीज़ें आती हैं। इनपुट कास्ट जो हमारे यहाँ एनर्जी सेक्टर में थी, आप गैस की कीमतें देख लें, इलेक्ट्रिसिटी की देख लें, फिर लेबर कास्ट देख लें, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट देख लें, तो ये सारी चीज़ें इनकी जो इनपुट कास्ट थी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो उनके लिए तो प्रॉफिटेबल कारोबार नहीं रहेगा किसी कंपनी के लिए, या तो वो बंद कर देगा या वो उसको रिड्यूस कर देगा प्रोडक्शन उसकी। जो पहले कंपनीज पाकिस्तान से गई हैं वो उनके पीछे कोई पाकिस्तान का एज अ कंट्री कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, वो अपना उनका बिजनेस टू बिजनेस, कंपनी टू कंपनी डिसीजन था। इसी तरह जो नई कंपनीज आ रही हैं उनको नज़र आ रहा है पाकिस्तान की ग्रोइंग पॉपुलेशन। एक स्टडी ये बताती है, रिसेंट आने वाली स्टडी के 2040 तक हमारी आबादी जो है वो 50 करोड़ के करीब हो जाएगी। तो इस ग्रोइंग आबादी के साथ बड़ी कंपनीज़ को एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट दुनिया की नज़र आती है जहां वो अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। उनको आने वाली जो गवर्नमेंट है वो जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के इनिशिएटिव्स लेके आ रही है वो नज़र आते हैं। साथ उनको एक अच्छा इकोनॉमिक साइकिल नज़र आता है। मुल्क की मुआशी शरह, बरामदात और बड़ी सनतों की पैदावार के ये आदाद-ओ-शुमार हुकूमती दस्तावेज, इकनॉमिक सर्वे और वफाकी इदारा शुमारियात की वेबसाइट पर फराहम किए गए हैं। एक तरफ PTI की साबका हुकूमत 6% मुआशी ग्रोथ और $32 अरब बरामदात का क्रेडिट लेती है, तो दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये दावा करते हैं कि इस मुआशी ग्रोथ के हसूल में करंट अकाउंट में अदम तवाज़ुन पैदा हुआ था और इसी वजह से मुल्क के दिवालिया होने के खतरे से निपटने के लिए कड़ी शराइत वाले IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा। अलमिया में देख रहा हूँ पाकिस्तान का जिससे हम सबको निकलना है बाहर, वो है आपका IMF प्रोग्राम। जब तक हम IMF प्रोग्राम से नहीं निकलते, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, आप कोई भी फैसला अपनी मर्जी का नहीं कर सकते। हम यही क्वेश्चन है टैक्स, तो टैक्स आपकी बस में नहीं है। ये डिक्टेशन तभी रुकेगी जब IMF से आप निकलेंगे, क्योंकि 50% जो आपका बजट है डेट सर्विसिंग में जा रहा है वो, तो ये पैसे हमारे ज़ाया हो रहे हैं, इसका हमने हल निकालना है। बोथ ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं। ट्रेड फ्रेमवर्क एक्सीलेंट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वन ऑफ द मोस्ट लिबरल पॉलिसीज़, ऑल सेक्टर आपके ओपन हैं। पॉलिसीज़ के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं आती, एक्शन के साथ आती है, आपकी इंटेंट के साथ नहीं आती, आपकी उस हार्ड वर्क और एफर्ट से आती है जो कि उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए और ऑपरेशनलाइज करने के लिए करनी पड़ती है। देयर इज़ अ गैप, आप उसे कैपेसिटी गैप कह लें,
उसको इंस्टीट्यूशनलाइज गैप कह लें, उसको कोऑर्डिनेशन गैप कह लें, उसको कॉपरेशन ऐड कह लें। दैट माइंड सेट जो है ना हमारा बिहेवियर, वो बदलना पड़ेगा। देयर हैज़ टू बी ए नेशनल नैरेटिव कि एक्सपोर्ट इज़ द नेशनल प्रायोरिटी, इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन, प्रोटेक्शन, रिटेंशन नेशनल प्रायोरिटी। करंट अगेन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो अगेन इसी का इशारा है। आप जीडीपी ग्रोथ देखें 3% को हम इस पर टारगेट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत कम है, लेकिन अगर इसी पेस पे हम चलते रहे तो इसको हम 6% पे लेके आ सकते हैं। आज जैसे मैंने टूरिज्म की आपको बात की कि 16 बिलियन के करीब हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं आज 2025 में, हम टारगेट कर रहे हैं कि 2030 तक इसको हम कम से कम भी हो तो 25-30 बिलियन पे लेके आएंगे, और 2035 तक अगर अगले 10 साल तक देखें तो हमने इसको 40 बिलियन पे लाना है। कैसे लाना, वो पूरा प्लान है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, पूरा प्लान हमारे पास इन इफेक्ट है, उसको एक्सिक्यूट हमने करना है। लेकिन अगर ये मैं आपको कह दूँ कि मैं 40 बिलियन अगले साल करूँगा तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, हो नहीं सकता। हो तब सकता है कि मैं फिर कहूँ कि सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट मेरे पास आ जाए, मैं यहाँ से भी करूँगा, लेकिन मैं कम्पीट कर रहा हूँ। पॉलिसियों का अदम तसलसल है, अनकंसिस्टेंट पॉलिसी है, हर महीने पॉलिसी बदल जाती हैं। कभी वो कहते हैं सोलर एनर्जी मुल्क में फ़रोग दो, फिर कभी कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास इजाफी बिजली हो गई है लिहाजा सोलर ना पैदा करो, हमसे आप नेशनल ग्रिड पे बिजली लो। कैप्टिव पावर जनरेटिंग यूनिट बंद कर दिए जो लोगों ने फैक्ट्रियों में लगाए हुए थे जनरेटर अपने गैस पे, अब कह रहे हैं कि आप नेशनल ग्रिड पे आ जाएं, बिजली पे आ जाएं। वो अरबों रुपए का जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो किससे हम वापस मांगें। तो ये सब चीज़ें हैं जिसने मुल्क में सरमायाकारी की फ़िज़ा को बड़ा कशीदा कर दिया है। तेजी के साथ बढ़ती हुई आबादी के हामिल मुल्क पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा मसला गुर्बत और बेरोजगारी में भी बेतहाशा इजाफा है। आलमी बैंक के जारी करदा ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर चौथा शख्स गुर्बत का शिकार है, यानी मुल्क की आबादी का 25% से जायद हिस्सा गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहा है। इसके मुताबिक पाकिस्तान के 6 करोड़ लोग मुआशी मसाइल, महंगाई और मुख्तलिफ अदवार में कमज़ोर मुआशी पॉलिसियों से शदीद मुतासिर हुए हैं। इस मुल्क में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर रही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से अलाइड 10-12 इंडस्ट्रीज है, एम्प्लॉयमेंट है। आपने उसके ऊपर उसके अंदर अगर ब्लैक मनी आके इन्वेस्ट भी होता है, एक बिल्डिंग बनती है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और जब एक बिल्डिंग बन जाती है टैक्स रिजीम में आ जाता है। तो प्रीवियस हुकूमत ने इसको टैक्स फ्री किया था कि आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपने उसका गला घोट दिया। आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जब उतरते हैं की तरफ जाते हैं, आप आते हैं, वहाँ पे इतनी बिल्डिंगें खड़ी हैं, आधी बनी हुई है, आधी नहीं बनी है, ये लगता है कब्रिस्तान है इंडस्ट्री। हुकूमत को चाहिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मराद दे। IMF की बात नहीं, IMF तो एक वर्किंग कैपिटल लोन देता है, कुछ तो हमने कर, हम लोग हमेशा IMF के ऊपर कहते हैं कि उसकी वजह से, नहीं उसकी वजह नहीं है, वजह हम खुद है। हम अपने को इस्लाहात नहीं करना चाहते कि बाहर के लोग फिर आके दखल अंदाजी करते हैं। टेक्सटाइल की ज़्यादातर सनतें बंद हुई हैं और उनकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कॉटन भी आजकल शॉर्टफॉल है। 13 मिलियन बेल हमारी फसल होती थी, अब जाके 5 मिलियन बेल पे आ गई है, इंपोर्ट करना पड़ रही है। डॉलर्स हमारे हैं नहीं रिजर्व्स में। कॉटन की फसल को कंट्रोल करें, कॉटन की फसल को आप देखें कि क्यों कम हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, नए बीज दरियाफ्त करें, उन बीज से कॉटन की फी एकड़ पैदावार बढ़ाएं और कम से कम इतनी कॉटन पैदा करें जो हमारी ज़रूरत है, डिमांड है, ताकि हमें इम्पोर्ट नहीं करनी पड़े। बाकी वही चीज़ें हैं, मार्कअप में कमी, बिजली गैस की कीमतें और टैक्सों में कमी अगर आप करेंगे तो ये सनतें दोबारा रिवाइव हो जाएंगी, क्योंकि ये लाखों लोगों को ज़रिए माश फराहम कर रही हैं। और जब एक फैक्ट्री बंद होती है तो सैकड़ों चूल्हे बंद होते हैं और उन चूल्हों को फिर दोबारा जलाना इतना आसान नहीं होता। इक्तिसादी माहिरीन और मुख्तलिफ हुकूमतों के मुआशी मुशीरों और बड़े ओहदेदारों की माहिराना राय से थोड़ा सा हट कर देखा जाए तो ऑन ग्राउंड सूरत हाल बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं, क्योंकि न सिर्फ सरमायाकार अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है बल्कि सनतकार, ताजिर, किसान, गर्ज हर एक के पास शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात का अपना अपना पलंदा है, जिसका जवाब दिया जाना इस मुल्क की हुकूमतों और बाइख्तियार हलकों के लिए बहुत ज़रूरी और नागुज़ीर है, ताकि मईशत की बेहतरी का सिलसिला आगे बढ़ सके और मुल्क में गुर्बत और बेरोज़गारी का खात्मा हो।
सनतकार सबसे पहला वार मुल्क के टैक्स निज़ाम पर करते हैं और उनके पास FBR के हवाले से शिकायत के अंबार मौजूद हैं। इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा। आपके पास ना सिस्टम्स चल रहे हैं ना रूल्स चल रहे हैं। FBR है, आप टैक्स टारगेट्स क्रिएट करते हैं। FBR में बहुत कम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप उनको मजबूर करते हैं टैक्स टारगेट आपने तो अचीव करने के लिए, तो टैक्सेस नाजायज़ टैक्सेस लगाए जाते हैं, रिफंड्स को रोका जाता है, फेक केसेस बनाए जाते हैं, और वो जो एक्सिस्टिंग वो जो बिजनेसमैन उन्हीं को ज़ाहिर अताब लाया जाता है। और हमारा टैक्स रेट भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट भी हमारा ज़्यादा है, और इस मुल्क में सनत को वो जो मकाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और हम फ़िक्रमंद है कि इसी तरह सनतें बाहर जाना शुरू। आज भी एक टेक्सटाइल की बड़ी कंपनी ने इजिप्ट के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाने की कोशिश की है। हमारी आबादी बढ़ रही है, यहाँ पे रोज़गार नहीं होता। टैक्सों की भरमार, FBR को ऊंचे टारगेट दिए जाते हैं कि 40% ग्रोथ, कहीं 35% ग्रोथ। मुल्क में इतनी ग्रोथ तो है ही नहीं, माशी तरक्की इतनी नहीं है, लिहाजा वो लोग फिर कंपनियों को दबाव डालते हैं। एक तखमिया है कि एक कारपोरेट सेक्टर की कंपनी को 39% टैक्स लगता है, 10% सुपर टैक्स करता है, WWF जो है 2% है, फिर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड 5% है, फिर शुरू में ही उससे टर्नओवर टैक्स मांग लेते हैं, एडवांस टैक्स मांग लेते हैं। तो ये सब चीज़ें मिला के कहीं 58% हो जाता है, कहीं 55% हो जाता है। एक कंपनी जो 60 करोड़ की अगर प्रॉफिट करती है तो 30 करोड़ से ज़्यादा टैक्सेस के मद में उसने दे देना। कौन सी कंपनी है कि जो हुकूमत के लिए काम कर रही है, जो प्रॉफिट जो उन्होंने इतने सालों के साख से, सरमायाकारी से एक नाम ब्रांड बनाया वो कमाते हैं, वो FBR को टैक्स के मद में देती क्योंकि उन्होंने उसका टारगेट पूरा करना है। जो प्रोटेस्ट यहाँ पे होते हैं वो मोस्टली ताजरों के होते हैं। ट्रेडर्स आते हैं, कहते हैं हम पे टैक्स लगा दिया आपने, ये POS सिस्टम्स यहाँ पे ना लगा दें। उसके भी मैं हमेशा फेवर में नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शटर पावर को पॉजिटिवली यूज़ किया जाए। जैसे कोविड-19 में हमने कहा कि हम शटर डाउन नहीं करेंगे, हमने बिज़नेस को बंद नहीं करना, क्योंकि बिज़नेस है तो सब कुछ है, उसी पे आपका सब कुछ चल रहा होता है। इकॉनमी में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है ट्रेड की, मिलियंस ऑफ आपके ट्रेडर्स हैं। मैं हमेशा इस चीज़ को इंकरेज करता रहा हूँ कि हर इंसान अपने हिस्से का टैक्स अदा करे। अगर 3 to 4% पे आपने मुल्क चलाना नहीं चल सकता। करंट आप देखें जो आपका टैक्स GDP रेशियो वो भी 9-10% के करीब है, जो कि मजाक है। पाकिस्तान जैसे साइज़ के हिसाब से 250 मिलियन की आबादी की हम बात कर रहे हैं, तो एवरीवन शुड पिच इन दिस शेयर। चाहे हम फिक्स टैक्स की तरफ आ जाएँ, चाहे हम परसेंटेज तय कर लें, लेकिन टैक्स सबको अदा करना चाहिए। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है इस्लामाबाद का, वो ज़्यादा इशूज़ रहे हैं हमारे रियल एस्टेट के टैक्सेस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो बिज़नेस है रियल एस्टेट का बिज़नेस है। आपने देखा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, वर्टिकल भी हैं, हॉरिजॉन्टल भी हैं, सोसाइटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो लास्ट 2 ईयर्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आई है वो आई है रियल एस्टेट के ऊपर, जिस पे बहुत सारे लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, गवर्नमेंट के साथ अपील भी की है, रिक्वेस्ट भी की है कि इन टैक्सेस को रिड्यूस किया जाए, चाहे वो CDA के टैक्सेस हों, चाहे वो FBR के टैक्सेस हों, बिकॉज टैक्स ऑन टैक्स फॉर दिस सेगमेंट इज़ नॉट वायबल, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपने टैक्सों की भरमार की, जो टैक्स फ्री जोन थे वो एक इंसेंटिव था लोगों को आए ताकि टैक्स से निजात हो। यहाँ पे टैक्स सब कुछ नहीं होता है, आपको टर्नओवर चाहिए, आपको एक सनत के अंदर कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस चाहिए। जब कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस में इदारे करेंगे आप मुदाखलत, आपने दुनिया में कहीं सुना है कि एडवांस इनकम टैक्स? हमारे मुल्क में आपने पैसा कमाया ही नहीं है, आप एडवांस इनकम टैक्स देते। इस तरह से मुल्क नहीं चलती है। टैक्स को लोगों को आप आज सिस्टम्स को सही कर दे, हैरेसमेंट ख़त्म हो जाए, जो अंडर द लॉ 15 दिन में सेल टैक्स एग्जेम्पशन मिलना है, जो ऑफिसर गलत केसेस बनाता है उसको टर्मिनेट करे। पाकिस्तान में हर शख्स चाहेगा टैक्स रेजीम में आए। आप टैक्स की शरह कम करें, आप इकॉनमी ऑफ स्केल बनाएं। आप यहाँ पे एक आदमी पे इतना बोझ डाल देते हैं कि वो इंडस्ट्री ख़त्म हो जाती है, सनत ख़त्म हो जाती है, और फिर लोग राग़िब होते हैं टैक्स एवेजन पे, क्योंकि आपने टैक्सेशन इतनी हाई रखी हुई है, रिफंड नहीं मिलते हैं। जब हुकूमत की अनकंसिस्टेंट पॉलिसी आती है, टैक्सों की शरह में इजाफा होता है, बिजली गैस
की कीमतें बढ़ जाती हैं। अभी आपने गाड़ियों को अलाउ करा है, फिर सुनने में आ रहा है कि वो विड्रॉ कर रहे हैं एसआरओ। जिन लोगों ने भेज दिया वो तो रोड पे आ जाएंगे। जब सनत लगाते हैं सब इदारे आ जाती है। आपको इसके लिए कि आपको तरजीह दी जाए, आपका ख्याल रखा जाए कि आप एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, आपके साथ जालिमाना सलूक हो रहा है। जब सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात आसमान से बातें कर रहे हैं और हमारे यहाँ लफ्ज़ी तौर पर सरमायाकारों के इत्मीनान का बंदोबस्त तो कर दिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से अमली तौर पर ऐसा नहीं होता। ख़ास तौर पर जब हम गैर मुल्की सरमायाकार को राग़िब करना चाहते हैं तो क्या इन बातों को मद्देनज़र रखते हैं? फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, वो लोग ढूंढते हैं वैल्यू, देयर मनी की जो वैल्यू होगी, रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। इन्वेस्टर माइग्रेटरी बर्ड होता है, जहाँ से उसको कंफर्ट जोन मिलेगा, जहाँ उसका नेस्ट कंफर्टेबल और वार्म होगा, वहीं आएगा। ट्राई टू ब्रिज दैट कॉन्फिडेंस गैप। वो अपने कैरेक्टर से, अपनी परसिस्टेंसी से, अपने कॉन्डक्ट से, अपने बिहेवियर से, अपनी फैसिलिटेशन से, अपने वर्ड्स को ऑनर करके, अपनी क्रेडिबल पॉलिसीज़ के साथ जिनमें कंसिस्टेंसी हो, री इन्वेंटिंग द व्हील ना हो, आप ये सारी चीज़ें एक क्रेडिबल एनवायरनमेंट कायम करें। और मैं एक और बात भी कहना चाहती हूँ, ठीक है, आप लोन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का फॉर्मूला बनता है। अगर आप अपने इकोनॉमिक सेक्टर में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, सोशल सेक्टर में लोकल लोगों को ओनरशिप देंगे तो वो आपका इंक्रीजिंग रिटर्न बन जाता है। माइंस में आप रिकॉर्डिक को करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर को सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, पॉजिटिव सिग्नल जाते हैं, पर एट द सेम टाइम स्मॉल माइन ओनर्स को भी करें। आप एक सेक्टर पर ही तवज्जो दे लेना, टेक्सटाइल अपार्ट एक सेक्टर पर ही तवज्जो दे लें तो आपकी पर कैपिटल इनकम बढ़ जाती है, डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं, इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं, आपका पॉलिसी नैरेटिव जो है वो ऑपरेशनलाइज हो जाता है, आपकी ब्यूटीफुल पॉलिसीज़ जो लिबरलाइज्ड हैं, जो इनवाइट करती हैं, जो प्रॉमिस करती हैं कि प्रोटेक्शन भी होगी, प्रमोशन भी होगी, आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, उनको भी अपहोल्ड आप कर सकते हैं। कराची को पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब करार दिया जाता है और इसमें शक नहीं कि पाकिस्तान की मईशत में कराची का किरदार निहायत अहम और फैसला कुन रहा है। लेकिन गाहे बगाहे कराची की बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आते रहते हैं। सिंध और कराची एक पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी के माने जहाँ पे बंदरगाहें हैं, जहाँ से शिपमेंट बाहर जाती है और बाहर से शिपमेंट आती है। पोर्ट सिटी की एक एडवांटेज हमेशा रहा है कि वहाँ पे लोग सरमाकारी करने को तरजीह देते हैं। तो पाकिस्तान भी कराची पाकिस्तान में एक पोर्ट सिटी है और इंशाल्लाह उसकी जो एडवांटेजेस हैं वो देख के लोग यहाँ आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, बैंकिंग सेक्टर का ये हल है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ का ये हब है और इकनॉमिक हब ये है। बड़े बड़ी फैक्ट्रीज़, बैंक, पोर्ट और तमाम वो इदारे जो बिज़नेस से मुंसलिक हैं वो कराची में पाए जाते हैं। लिहाजा लोगों की पहली तरजीह होती है कि वो कराची में बिज़नेस करें। हाँ, एक वक्त वो आया था जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से जब बोरियों की सियासत हो रही थी, लाशों की, तो लोग शिफ्ट हुए थे। लेकिन अब अल्लाह ताला का करम है, लॉ एंड ऑर्डर जो कराची में वही लाहौर में, वही इस्लामाबाद में, तो लोग अब नए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कराची में सरमायाकारी को तरजीह दे रहे हैं, उसको प्रेफर कर रहे हैं। कि जब हुकूमत की अनकंसिस्टेंट पॉलिसी आती हैं, टैक्सों की शरह में इजाफा होता है, बिजली गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं और कभी मिनी बजट आने की बात हो रही होती है, कभी अभी आपने गाड़ियों को अलाउ करा है, फिर सुनने में आ रहा है कि वो विड्रॉ कर रहे हैं एसआरओ। जिन लोगों ने भेज दिया वो तो रोड पे आ जाएंगे। तो खुदा के वास्ते पे कंसिस्टेंट अब पॉलिसीज़ को अपना मेंटेन करें और मेरी तमाम सियासी जमातों से हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है कि
चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना ले 10 साल का, और उसको लेके तमाम सियासी जमातें चलें, सियासत करते रहें, लेकिन माशत में जो चार्टर ऑफ माशत बनाएं उसको आप कम से कम 10 साल 12 साल जो है छेड़ें नहीं, ताकि लोगों का एतमाद, सरमायाकारों का कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो। हम इन्वेस्टिगेट्स की हासिल करदा दस्तावेजात के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरसों 2019 से 2024 तक 895 सनती यूनिट्स बंद हो चुके थे। इससे कबल दिसंबर 2024 तक ये तादाद 850 थी। इंडस्ट्री के ज़राए के मुताबिक मई 2025 में माली मसाइल और रीलोकेशन के बाइस 218 सनती यूनिट्स बंद हुए। सिर्फ पंजाब में मजमूई तौर पर 578 सनती यूनिट्स बंद पड़े हैं। बाज़ औक़ात ऐसी मालूमात भी सामने आई जो हक़ाइक़ से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं और इनसे सनतकारों में खौफ की लहर पैदा हुई। मिसाल के तौर पर मारूफ कंपनी गुल अहमद के कारोबार बंद करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं थी। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स ने हाल ही में एक खबर के जरिए तवज्जो हासिल की जो कि बड़े पैमाने पर गलत समझी गई। हकीकत ये थी कि कंपनी ने बरामदात के कारोबार से मुकम्मल तौर पर इखराज नहीं किया, बल्कि उसने अपनी छोटी मसनूआत में से एक अपैरल की बरामद बंद की जो कि उसकी कुल आमदनी का 7.7% है और कंपनी के कम तरीन मुनाफा बख्श शोबों में शामिल है। गुल अहमद ने माली साल 2025 में $522 मिलियन की बरामदात की। गुज़िश्ता दिनों अमरीकी मल्टीनेशनल कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग सरगर्मियां बंद करने का ऐलान किया। इससे पहले भी 3 बरसों के दौरान मुतअद्दिद मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद कर चुकी हैं। जब सनत लगाते हैं सब इदारे आ जाती है, आपको इसके लिए कि आपको तरजीह दी जाए, आपका ख्याल रखा जाए कि आप एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, आपके साथ जालिमाना सलूक हो रहा है और सबके साथ हो रहा है, और इसी वजह से लोग बाहर जाना पसंद करते हैं। और अगर यही सिलसिला रहा तो मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत के अंदर बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, हमने लोगों से बड़ी दरख्वास्त, इस वक्त जो SIFC है जो एक मौअसर इदारा है, उसके जनरल सरफराज साहब बड़े मेहनती है, उन्होंने हमें बुलाया भी, हमने उनको सजेशंस भी दिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक जानबूझ के एफर्ट की जा रही है कि SIFC फेल हो जाए ताकि इन लोगों की दुकान चमकती रहे। अगर कानून पे अमल जारी हो जाए और SIFC एक इदारा है जो कर सकता है, वो सब बिजनेसमैन से मिले, इस मुल्क की किस्मत बदल सकती है। अगर नंबर ऑफ बिजनेसेस की बात की जाए जो ओपन हो रहे हैं कंपेयर टू दोज दैट क्लोज, बहुत ज़्यादा नए बिजनेसेस इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। और मैं पूरा आपको इसका एक बैकग्राउंड बताता हूँ। अगर आज SCCP का नंबर ले लें तो पिछले 1 साल में 35,000 कंपनीज रजिस्टर की गई हैं और 99% ऑनलाइन की गई हैं, तो शोज़ यू डिजिटाइजेशन, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ देयर। जहाँ तक हम बात करें इन कंपनीज़ की जो बंद हुई हैं, देखें हमारा जो इंटरेस्ट रेट था 22 से 24% के करीब ये जा चुका था, और जिन कंपनीज़ ने पिछले 2 से 3 साल में फाइनेंसिंग या 4 साल में फाइनेंसिंग ली थी, ऑल ऑफ द सडन 7% से 8% पे वो चल के 22 से 24 पे आ गए, तो सस्टेन नहीं कर सकते थे। और ये आपके पिछले 3 साल में हुआ है सारा कुछ। आपकी ब्यूरोक्रेसी उनके हर एफर्ट को, जो बिजनेसमैन उनको प्रपोजल देते हैं, उसको हवा में उड़ा देते। आप इसको एक फ़ाल अदारा बनाएं, उसके अंदर टॉप बिजनेसमैन को रखिए मशावरत के लिए। रिकॉर्ड एक्ट के लिए सऊदी और अमेरिकन इंटरेस्ट शामिल है, रिफाइनरी शामिल है। अभी सऊदी डेलीगेशन आया था, उसको एक इंदिया था कि $5 अरब तक की सरमायाकारी जो है उसके लिए प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करें। मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ से अपने कारोबार और तिजारती सरगर्मियां बंद करने के बायस हजारों पाकिस्तानी बेरोजगार हुए। नए सरमायाकारी लाने के लिए चीन, सऊदी अरब, UAE, आज़रबाईजान और दीगर ममालिक से आला हुकूमती एहलकार मुज़ाकरात में मसरूफ हैं, लेकिन कारोबार का बुनियादी मकसद मुनाफा होता है और अगर हुकूमत की पॉलिसियों से ये मुनाफा खत्म हो जाए तो बिजनेस का जवाज नहीं रहता। यही कुछ इन मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ हुआ जो इनके पाकिस्तान में ऑपरेशंस बंद करने का जवाज बना।
पाकिस्तान के मौजूदा टैक्स निज़ाम को भी इस बंदिश का मरकजी किरदार समझा जाता है। FBR की जानिब से नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने के बजाय मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर टैक्सों की भरमार है। एक कारपोरेट कंपनी को 39% स्टैंडर्ड कारपोरेट टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा 500 मिलियन रुपए मुनाफे पर 10% सुपर टैक्स, 5% वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन, 5% WWF, 2% वर्कर वेलफेयर कंट्रीब्यूशन, 2% मुख्तलिफ लेवीज और FBR की तरफ से मुनाफा होने या ना होने की सूरत में सहमाही एडवांस टर्नओवर टैक्स और 1.25% कम अज कम टर्नओवर टैक्स की डिमांड शामिल है। ये सब टैक्सेस मिलाकर तकरीबन 60% से ज़ायद बनते हैं, जो कोई कंपनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर अगर किसी कारपोरेट कंपनी ने सालाना 60 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया है तो उसे मुख्तलिफ टैक्सों की मद में 28 करोड़ रुपए से ज़ायद हुकूमत को अदा करना होगा। खुद हुकूमत ने कहा 2.2 ट्रिलियन की फ्लाइंग इनवॉइसेज होती है। ये वही फ्लाइंग इनवॉइसेज है, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है, बावजूद मैंने FTO का डिसीजन किया, कोई इसके ऊपर असर नहीं हो रहा है। जनाब, आपको टैक्स रिजीम को बढ़ाना है, आपको टैक्सेस कम करने हैं और टैक्स के अंदर लोगों को लाना है। तो आपकी जो आपने जो गवर्नमेंट ने बजट में रखी होती है रकम, अगर आप टैक्स को रेट कम करके इसको बढ़ा करते, उससे दुगनी कमाई हो सकती है। यहाँ पे है इंग्लिश में पेनी वाइज पाउंड फुल। हम कुछ नहीं करना बोलते जी टैक्स कम हो जाएगा सर यहाँ पे, और इसी तरह रहा आपकी आबादी 6% के हिसाब से बढ़ी है, आगे आने वाली नस्लों का क्या होगा जब सनत होगी। और हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। खाली शुगर इंडस्ट्री आप उसको डीरेगुलेट करें, 4 से 5 अरब डॉलर साल की दे सकती है गवर्नमेंट होर्डिंग के ऊपर इन पेमेंट टू द फार्मर्स, वो आप करें, खोल दें। 0 रेटेड डिप्यूटी से इम्पोर्ट करना है चीनी, वो इम्पोर्ट करें। मिलों को इजाज़त हो ड्यूरिंग द क्रशिंग सीजन हम रॉ शुगर इंपोर्ट करेंगे, 5-10% उसके अंदर उसकी चीनी बनाएंगे, जो सस्ती चीनी बनेगी। और इसमें काश्तकार का और फ़ायदा होगा कि आपको गन्ना चाहिए होगा उस चीनी को रिफाइन करें। चाइना ने हमें अप्रोच किया था कॉरिडोर में, आप वो चीनी बनाएं, रिफाइन करें, एक्सपोर्ट करें, ज़राए मुबादला कमाएं। अगर मुल्क की सनत के मसाइल को देखा जाए तो इज्तमाई तौर पर नजरें SIFC की तरफ उठ जाती हैं, जिसको मुक्तदर इदारे बहुत संजीदगी के साथ ले रहे हैं। और ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तानी सनत को अगर जदीद खतूत पर तरक्की देना है और बैरूनी सरमायाकारी को पाकिस्तानी मार्केट की तरफ मुतवज्जे करना है तो नई इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। और इस मकसद के लिए एक मौसर और ताकतवर बॉडी तश्कील दी गई है, जो दिन रात इस कोशिश में मसरूफ है कि किस तरह पाकिस्तान की सनत को गिरदाब से निकाला जा सकता है और किस तरह नए इम्कानात के दरवाजे खोले जा सकते हैं। कभी किसी ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। इस गवर्नमेंट ने ये पिछले 2 साल से, इससे पहले जो केयर टेकर भी थे और ये भी, इनकी ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ चल रही हैं कि इन्होंने फार्मा सेक्टर को भी जो है अहमियत देने की कोशिश की है। इसके अलावा हमारा जो सी फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री है उसको भी पहले इग्नोर ही किया जाता था, लेकिन आज तकरीबन 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि उसके लिए बहुत सारा काम किया जा रहा है। वो चाहे ग्वादर वाली साइड पे हो या सिंध के साइल वाली साइड पे, जहाँ जहाँ पे हमारा सी फूड है। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट ने फिशरीज़ के हवाले से बहुत काम कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट भी बहुत पब्लिक सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है और प्राइवेट सेक्टर को भी इंसेंटिव्स दे रही है। मैं आपको बोलूँ, वो तो कोशिश कर रहे, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। आपकी ब्यूरोक्रेसी उनके हर एफर्ट को, जो बिजनेसमैन उनको प्रपोजल देते हैं, उसको हवा में उड़ा दें। आप इसको एक फ़ाल अदारा बनाएं, उसके अंदर टॉप बिजनेसमैन को रखें मशावरत के लिए, जिससे मुल्क के अंदर तरक्की हो। वो कोशिश करें, MOU साइन करें। मैं चाहता हूँ अल्लाह करे वो MOU पे अमल दरामद हो। लेकिन मुसीबत ये है कि जब यहाँ पे रूल्स एंड लोग जब यहाँ पे आते हैं, जब उतरते हैं, वो देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट के चक्कर मारे जाए, हर जगह से उनको ना किया जाए, हर जगह लोग उनसे अपने लिए फैसिलिटेशन मांगे, तो लोग दूर चले जाते हैं। और जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ये साइकिल इसी तरह चलता रहेगा। हम सब कहते हैं कि मुल्क इसी तरह चलता रहेगा, और चल रहा है। नहीं सर, एवरीथिंग एंड्स। दुनिया में हर चीज़ की स्टेप होता है, एक स्टेज होता है। अल्लाह ना करे ये मुल्क को कुछ हो जाए। इस मुल्क के अंदर इतनी सकत है, यही बिजनेसमैनों को आप फ्री हैंड दे, इतने डॉलर्स कमाई जा सकती है, इतना कुछ किया जा सकता है कि सोच से बलातर है। लेकिन हर चीज़ जब ना से शुरू हो तो उसका अंजाम ना ही हो।
इस वक्त अगर देखा जाए तो तमाम नजरें SIFC और इसके फैसलों की तरफ उठी हुई हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी सनत की मुकम्मल बहाली और सरमायाकारी के नए इम्कानात के दरवाजे खुलने के साथ साथ पाकिस्तान की 25 करोड़ नफूस की हामिल मार्केट की तरफ बैरूनी सरमायाकार को किस तरह माइल किया जाता है। जाहिर है इस मकसद के लिए पहले पाकिस्तानी इंडस्ट्री को लाहक मसाइल की तरफ तवज्जो जरूरी है और ख़ास तौर पर सनत और ज़राअत के शोबों के मसाइल को एड्रेस किया जाना नागुज़ीर है। टेक्सटाइल का शोबा जो हमेशा से मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाने में मसरूफ़ है, इस शोबे को लाहक मसाइल का भी हल किया जाना नागुज़ीर है ताकि बैनुल अक़वामी मार्केट में हमारी गिरफ्त मजबूत हो। SIFC जो है वो एक इदारा है जिसमें हाईएस्ट लेवल पे फ़ौज के और सिविल ब्यूरोक्रेसी के, बिज़नेस कम्युनिटी के तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें शामिल हैं और SIFC का काम मुल्क में बड़ा सरमायाकारी लाना है जिसमें रिकोडेक के लिए सऊदी और अमेरिकन इंटरेस्ट शामिल है, रिफाइनरी शामिल है। अभी सऊदी डेलीगेशन आया था, उसको एक इंदिया था कि $5 अरब तक की सरमायाकारी जो है उसके लिए प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करें। फिर आपने ये देखा है कि मिनरल्स में आजकल अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ बड़ा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। रेयर अर्थ एलिमेंट जो हैं 17 जो नादिर मादनियात हैं दुनिया की, उसमें 12-13 पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाई जाती हैं। हुकूमत इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही है और उसकी आजकल उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो रही है। तो हमारी तो यही तजवीज़ है जी। देखें, सबसे पहले तो अपैरल जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर है, हमारा अपैरल सेक्टर है, इसको एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर बनाया जाए। ये हमारी नेशनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमने अपैरल सेक्टर को ग्रो करवाना है। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने पहले बताया, टैक्स रेट और एनर्जी कॉस्ट ये हमारी दुनिया की हाईएस्ट है, तो बराए मेहरबानी इसमें कमी लेके आएँ। और जब ये एज अ नेशनल स्ट्रेटजी बनेगी कि हमें अपैरल लेड एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी चाहिए, गारमेंट लेड एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी चाहिए, तो बाकी जब गुफ्तो शनीद होगी तो इंशाल्लाह चीज़ें साथ साथ ठीक होती जाएंगी। हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल एक लोकल इंडस्ट्री हमारी है, गवर्नमेंट ने ये रखा है इसको इतनी इंसेंटिव्स देने हैं, इनके साथ इतना ताउन करना है, इतनी अच्छी फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनानी है कि इनकी एक्सपोर्ट जो है $30 बिलियन हो जाएँ, जो इस वक्त $800 मिलियन है। यानी कि अगले 5 साल में ये एक बहुत ही ओवर एस्टिमेटेड आप कह दें कि टारगेट है या, लेकिन गवर्नमेंट इस पर कमिटेड है और उन्होंने पॉलिसीज़ दे दी हुई हैं और हर जगह पे फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर है उसके लिए भी कर रहे हैं जो और एक पॉलिसी ये भी है कि लिबरलाइज करनी है, सारी चीज़ को कंट्रोल में नहीं रखना। जमूद का शिकार चलियाती पाकिस्तानी सनत के बारे में फौरी तौर पर यह कहना कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा माजी की रिवायात और तजर्बात को देखते हुए शायद थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि बहुत से शोबों में तरक्की की न सिर्फ राहें खुल रही हैं बल्कि नए रुझानात और इम्कानात भी रोशन हो रहे हैं। अगर हुकूमतें और अरबाब इख्तियार पाकिस्तानी इंडस्ट्री को लाहक मसाइल और मुश्किलात को हल करने की तरफ संजीदगी से कदम उठाते हैं तो इस ज़मन में अच्छी खबरें जल्दी सुनने को मिल सकती हैं। पाकिस्तान की पूरी जो इंडस्ट्री है वो ज़बोहाली का शिकार है। हमने पंजाब, सिंध या दूसरे सूबों की मजमूई तौर पर देखा है तो छोटे बड़े यूनिट पाकिस्तान में 1200 पिछले 7 साल में बंद हुए हैं। छोटी इंडस्ट्री जो है, चाहे वो स्टील की है, टेक्सटाइल की है या बड़ी है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से या मुल्क को दूसरे मसाइल की वजह से बंद हो रही है। और एनर्जी सबसे बड़ा उनका मसला रहा है, बिजली। लेकिन गवर्नमेंट ने पिछले 3 साल से जो कोशिशें की हैं, हमने ये भी देखा है कि 18 के करीब कम से कम इंटरनेशनल जो कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही थी वो भी पाकिस्तान से ऑपरेशन बंद करके या महदूद करके चली गई। अगर एक तरफ इंडस्ट्रियां जहां बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल हो या स्टील मिल्स हों, दूसरी तरफ एक उम्मीद भी है, गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हैं या इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पे गवर्नमेंट बात कर रही है, इस पे कमेटीज़ भी बना दी हैं। हर सेक्टर में